हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। तो आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस समय हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन के बॉडी के फंक्शंस को। अब ह्यूमन के बॉडी के फंक्शंस में हमने सर्कुलेशन कवर किया, एक्सक्रीशन कवर किया, नर्वस सिस्टम कवर किया। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा? हमने आपको बताया है हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। सेल्स के कलेक्शन को टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के कलेक्शन को ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन के कलेक्शन को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन्स का कलेक्शन है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें माउथ आता है। माउथ क्या है? लोग इसको माउथ कहते हैं। असल में माउथ क्या होता है? लिप्स के बीच में ये जो खाली जगह है इसको माउथ कहते हैं। द एपर्चर बिटवीन टू लिप्स इज कॉल्ड माउथ। लिप्स के बीच में जो एपर्चर है, एपर्चर मतलब खाली जगह, इसी को माउथ कहते हैं। तो फिर अंदर क्या है? अंदर को बोलते हैं बेटा बक्कल कैविटी। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? बक्कल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। बक्कल कैविटी क्या है? वो जगह जहाँ पे टीथ और टंग है, हमारी दांत और जबान जिस जगह पे है उनको क्या बोलते हैं बेटा? बक्कल कैविटी। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है क्या। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हम लिप्स के थ्रू बक्कल कैविटी में डालते हैं, माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में डालते हैं। आपकी बक्कल कैविटी में फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हमेशा इंटेस्टाइन में होगा। किसमें होगा? इंटेस्टाइन में। बक्कल कैविटी में डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन में कौन कौन होंगे? आपके दांत होंगे, जबान होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे। डाइजेशन कैसे होता है, ये जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे कि फूड बॉडी में कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले फूड माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में जाता है। फिर बक्कल कैविटी से, ये माउथ है, फूड गया बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी से आगे एक ट्यूब आती है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये ट्यूब बक्कल कैविटी से भी जुड़ा है, नाक से भी जुड़ा हुआ है और कान से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कान में दवा डालिए तो कभी कभी माउथ में टेस्ट आता है, नाक में दवा डालिए तो माउथ में टेस्ट आता है। अब ये फेरिंग्स जो होता है वो किस में खुलता है? इसोफेगस में। इसोफेगस को बोलते हैं बेटा फूड पाइप। तो फूड जिस पाइप से, जिस रास्ते से आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। तो खाना पहले माउथ में जाएगा, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, उसके बाद इसोफेगस में। इसोफेगस से फूड आ जाएगा स्टमक में। स्टमक में खाना कुछ घंटों के लिए स्टोर होता है और डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन शुरू हो गया था बक्कल कैविटी में। माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता है, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस महज रास्ते हैं जिससे फूड आगे बढ़ता है। फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है बक्कल कैविटी में, उसके बाद डाइजेस्ट होता है स्टमक में। फिर स्टमक से फूड जो है, खाना आगे बढ़ता चला जाता है और हमारे इंटेस्टाइन में आता है, आंतों में। इंटेस्टाइन दो टाइप के होते हैं, इंटेस्टाइन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और एक को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन को दो पार्ट में बांटा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फूड का डाइजेशन किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि हमारे फूड का जो लास्ट डाइजेशन है, सबसे आखिरी डाइजेशन, वो इंटेस्टाइन में होगा। कंप्लीट एंड फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का सबसे आखिरी और पूरा डाइजेशन किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें कौन कौन सा पार्ट आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम, उसके बाद पार्ट आता है जेजुनम और सबसे आखिरी पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है इलियम। तो आपका स्टमक सबसे पहले खुलता है ड्यूडेनम में, फिर जेजुनम में, फिर ये जेजुनम किसमें लीड करता है बेटा? इस सेंट्रल पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं? इलियम। तो फूड आएगा पहले ड्यूडेनम में, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में जाएगा। इलियम में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वह हमने खाना खाया रोटी, चावल, आलू, दाल, सब्जी। अब इसमें जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे प्लांट से जो भी चीजें हम पाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, उन सब में सेलुलोज होता है।
प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो प्लांट का अधिकतर पार्ट जो सेलुलोज से बना है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो फूड हमारा जो है बेटा, जो डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारे ब्लड में आ जाता है। अब ब्लड में ग्लूकोज आ गया, आपने सांस लिया तो ब्लड में ऑक्सीजन भी आ गया। अब ये ब्लड में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये सेल्स में जाएगी, और सेल्स में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? जिसमें एनर्जी मिलती है। जो आपने फूड खाया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा और खून में चला जाएगा। आप जो भी खाना खाते हैं, आप जो भी पानी पीते हैं, वो सीधे आपके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा, उसके बाद किस में चला जाएगा? ब्लड में। आपको सोचिए, आप इतना सारा पानी पीते हैं, सब कहाँ जाता है? ब्लड में ही तो जाता है। तो खाना और पानी सब ब्लड में आता है, जो डाइजेस्ट हो जाएगा। पानी डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं, तो ब्लड में ही चलाएगा और किडनी में जा करके फिल्टर होकर यूरिन बना लेगा। और खाना जो डाइजेस्ट होगा वो ब्लड में जाएगा, और जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में इस वेस्ट, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारे लिए वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। अब इस वेस्ट को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर करते हैं जब तक कि लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट फिल नहीं हो जाता है। उसके बाद बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे, इसमें भी 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलन, और तीसरा पार्ट है रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो वेस्ट मटेरियल है वो अल्टीमेटली रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बॉडी के बाहर चला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट आएंगे बेटा? ड्यूडेनम, ये सबसे पहला पार्ट होगा। फिर जेजुनम, ये मिडिल पार्ट होगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा? इलियम। इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? इलियम। और फूड का भी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो इलियम में ही होता है। भाई खाना कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में पच रहा है, उसमें भी किस में कंप्लीटली पच रहा है? इलियम में पच रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग है, वो भी हम समझेंगे। हमारे बक्कल कैविटी में, जिसको आप मुंह कहते हैं, उसमें थूक होता है, सलाइवा, लार। उस थूक को बनाने के लिए 3 ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। सेल्स का वह समूह जो केमिकल सब्सटेंसेस को बनाता है उसको ग्लैंड कहते हैं। जैसे लीवर आपका एक ग्लैंड है बेटा। लीवर पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब लीवर क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। इसका मतलब लीवर भी सेल से बना है। लीवर भी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये कुछ बना रहे हैं, अभी देखेंगे आप क्या बना रहे हैं। ये ग्लैंड है। तो ग्लैंड क्या होता है? सेल्स का ग्रुप जो कुछ बनाता है। अब आपके 3 ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के पास होता है। पैरोटिड ग्लैंड कहां पे होता है? कान के पास। सबलिंगुअल ग्लैंड जबान के नीचे होता है, टंग के नीचे। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मतलब बिलो, सब का मतलब बिलो, लिंगुअल का मतलब टंग। तो टंग के नीचे, जबान के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड। मैक्सिला, ये जो अपर जॉ है, ऊपर का जबड़ा, इसको बोलते हैं मैक्सिला। मैंडिबल, ये जो लोअर जॉ है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। तो अपर जॉ और लोअर जॉ, इनके बीच में कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे होगा, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैक्सिला मैंडिबल के बीच में होगा, और पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होगा। ये तीनों ग्लैंड 3 पेयर होंगे बेटा। ये तीनों ग्लैंड 2 पेयर होंगे, मतलब 2 कान है तो 2 पैरोटिड ग्लैंड, 2 सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड। तो टोटल 6 ग्लैंड्स होते हैं हमारे पूरे फेशियल रीजन में। ये क्या बनाते हैं? सलाइवा, थूक बनाते हैं, लार। अब सलाइवा का काम डाइजेशन में क्या है वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आपको माउथ, बक्कल कैविटी समझ में आ गया, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड समझ में आ गया, फेरिंक्स समझ में आ गया, इसोफेगस समझ में आ गया। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है। ये सांस लेने में मदद करता है। जब हम आपको ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। स्टमक आपको समझ में आ गया। अब लीवर, हमने जैसे आपको बताया लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये वेस्ट मटेरियल को निकालने में या रिमूव करने में बहुत मदद करता है। लीवर जो होता है एक जूस बनाता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। लीवर एक जूस बनाता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस में दो कलर होते हैं, एक का नाम होता है बिलीरुबिन। बाइल जूस में दो कलर होता है, एक का नाम होता है बिलीरुबिन और एक का नाम होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में आपका बिलीवर्डिन यूरिन को येलो कलर देता है और बिलीरुबिन आपके वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इसको फीकल मैटर कहते हैं, जो एनस से निकलता है, उसको ब्राउन कलर देता है। देखिए जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, जब ये डिस्ट्रॉय होता है तो ये दो कलर बनाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ये कलर लीवर में जाते हैं और उसके लिक्विड से मिक्स होकर के बाइल जूस बना लेते हैं। अब ये बाइल जूस फूड को डाइजेस्ट कराता है और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसमें बिलीरुबिन ब्राउन कलर देता है और यूरिन में बिलीवर्डिन येलो कलर देता है। तो यूरिन का येलो कलर किसके वजह से होता है? बिलीवर्डिन की वजह से। फीसेस का ब्राउन कलर किसके वजह से होता है? बिलीरुबिन की वजह से। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं पित्त। पथरी हो जाती है पित्त में, इसको हटा दिया जाता है, तो गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? पित्त। लीवर जो बाइल जूस बनाता है बेटा, उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर स्टोरेज ऑर्गन है बाइल जूस का। ये गॉल ब्लैडर जो होता है किससे जुड़ा होता है? पैंक्रियास से। और पैंक्रियास किससे जुड़ा होता है? ड्यूडेनम से। तो गॉल ब्लैडर का जो लीवर का जो सिक्रीशन है, लीवर जो बना रहा है बाइल जूस, वो पहले गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर से पैंक्रियास में जाएगा, पैंक्रियास से ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा। तो लीवर का जो बाइल जूस है वो फूड का डाइजेस्ट करेगा। तो गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल जूस को स्टोर कर रहा है टेम्परेरी, मतलब जितना बाइल जूस होगा उतना ही आगे भेजेगा, एक्स्ट्रा नहीं भेजेगा। लेकिन जब पित्त में पथरी हो जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तब इसको काट के यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सीधे लीवर को किससे जोड़ देते हैं? पैंक्रियास से। जिससे लीवर का जो बाइल जूस होगा वो सीधे किसमें आएगा? पैंक्रियास में। इसमें कोई नुकसान ही नहीं। भाई गॉल ब्लैडर हटा दिया, पहले भी बाइल जूस जा रहा था गॉल ब्लैडर के थ्रू, अब लीवर के थ्रू बाइल जूस जाएगा। तो इसलिए जब पित्त में पथरी होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसको रिमूव कर दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद स्टमक आप समझ चुके हैं। पैंक्रियास क्या होता है? पैंक्रियास एक लीफ लाइक ऑर्गन, पत्ती की तरीके का ऑर्गन होता है जो स्टमक के नीचे पाया जाता है। पैंक्रियास भी फूड डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियास के डक्ट को, डक्ट मतलब रास्ता, देखिए पैंक्रियास जो भी चीजें बनाएगा, जो जूस बनाएगा, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, वो किस रास्ते से आएगा? पैंक्रियाटिक डक्ट से। और किसमें चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाटिक डक्ट क्या कर रहा है? पैंक्रियास के केमिकल्स को, पैंक्रियास के केमिकल्स को किसमें भेज रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस पार्ट में? सबसे पहले ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट, भाई ये गॉल ब्लैडर है, इसका ये रास्ता है और ये पैंक्रियास का रास्ता है, दोनों पहले मिल जाते हैं, मिल करके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। मतलब ये कॉमन डक्ट है किसका? गॉल ब्लैडर का और पैंक्रियास का। ये कॉमन बाइल डक्ट किसमें खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बाइल जूस को भी लाता है, पैंक्रियाटिक जूस को भी लाता है, किसमें डाल देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपने तीन पार्ट में पढ़े, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसमें फूड डाइजेस्ट होगा, पहले ड्यूडेनम में होगा, फिर जेजुनम में, फिर फाइनली किसमें हो जाएगा? इलियम में हो जाएगा। फिर जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, सबसे पहले आएगा सीकम में, सीकम से अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा कोलन में, कोलन से किसमें चला जाएगा? रेक्टम में, स्टोर होगा, फिर बॉडी के बाहर निकल जाएगा। सीकम के आगे वाले पार्ट को, ये थोड़ा सा पतला लंबा सा होता है, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब उभार, वर्मी मतलब वर्म, वर्म मतलब कीड़ा, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनको वर्म कहते हैं। तो वर्म के फॉर्म का, कीड़े के रूप का उभार होता है, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका काम हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे बंदर, उसमें ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। हमने बताया प्लांट जो होता है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, यही अनडाइजेस्टेड फूड बनाता है, इसी को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और भी कई सारी चीजें होती है, बट मेनली क्या होता है? सेलुलोज। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे बंदर, वो तो हर्बी हो रहे हैं ना, वो तो घास फूस खा रहे हैं, या सॉरी प्लांट की चीजें खा रहे हैं, फ्रूट वूट खा रहे हैं, तो उनमें तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो उनमें ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल होता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन हमारे अंदर ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल क्यों नहीं है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, सेलुलेज। एंजाइम क्या होता है? जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी काम को तेज कर देता है। मान लीजिए हमने आप में से किसी एक बच्चे को मारा, तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगे वंस मोर, और मारिए और मारिए।
तो हमने और मानना शुरू कर दिया। अब ये जो बच्चे जो चिल्ला रहे थे वंस मोर, वो सब क्या है? कैटलिस्ट या एंजाइम है, ये मारने को तेज करा रहे हैं। तो कैटलिस्ट या एंजाइम क्या होता है? जो किसी काम को तेज कराता है। तो सेलुलोज वो एंजाइम है जो सेलुलोज के डाइजेशन को तेज कराता है। तो ये बंदरों में, मंकीज में तो ये एंजाइम है, तो उनमें सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। हम में ये एंजाइम नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं होता है। भाई तेज कराने का फायदा क्या? देखिए हमारे पास अगर एंजाइम ना हो तो भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम आज खाना खाएंगे तब कहीं 10-20 दिन बाद डाइजेस्ट होगा। अब 10 दिन बाद डाइजेस्ट हो रहा है, खाना हमने आज खाया है, खाने से हमको एनर्जी मिलती है, हमको एनर्जी चाहिए आज और 10 दिन बाद एनर्जी मिल रही है, तो उतने दिन में तो इंसान की मौत हो जाएगी, क्योंकि बिना एनर्जी के इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। अगर हम बिना सांस लिए भी एनर्जी पा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हम बिना सांस लिए भी जिंदा होते हैं। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे रेस्पिरेशन पे, तो वहां पे क्लियर करेंगे। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। हमारे पूर्वजों में, हमें ये नॉन फंक्शनल है, किसी काम का नहीं है। कभी कभी इसमें बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। होप आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो हम फिर से ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप स्क्रीनशॉट से लेबलिंग समझते रहेंगे और हर लेबलिंग का फंक्शन देखेंगे कि किस पार्ट में कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। बस इतना याद रखेंगे कि डाइजेशन किस में होगा? बक्कल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी कहीं डाइजेशन नहीं होगा, बाकी सब सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरों की मदद करें। अकेले मत पढ़ते रहिए, दूसरे भी पढ़े, उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाए, वो भी डॉक्टर बन जाए। थैंक यू। इसको शेयर करिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बाय बेटा।